आज हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो सर्किट होता है उसमें कई सारी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ये इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ डायग्राम that indicates the electric circuit is a diagram that indicates the circuit with the with the help of electric symbols used within a circuit is called सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एक वो डायग्राम होता है जो कि इंडिकेट करता है किसी भी सर्किट को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल। वो इलेक्ट्रिक सिंबल जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ रखे हैं। क्यों यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक डायग्राम का? इसका रीजन होता है कि हमारे पास बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं एक सर्किट के अंदर और उन्हें लगातार ड्रॉ करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम उन सर्किट्स के उन अप्लायंसेस के डायग्राम बना देते हैं और उनका इंडिकेशन दे देते हैं, जिससे हमारे लिए इजी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्किट देखते हैं। यहाँ पर जो वायर है वो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट लाइन से नोट किया है। एक बैटरी कनेक्टेड है, प्लस माइनस एक सेल है, ये बैटरी और सेल कनेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्विच है, अममीटर एंड वोल्ट मीटर ये दोनों हमने कनेक्ट करके रखे हैं। एम मीटर जो होता है इन सीरीज कनेक्शन होता है और वोल्ट मीटर इन पैरेलल कनेक्शन होता है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेल के पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। हमारा जो स्विच है वो ऑन है और सर्किट क्लोज है, इसी कारण हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस लगाया है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये जो लाइन आ रही है, ये जो सिंपल सा लाइन बन रहा है वो वायर का कनेक्टिंग वायर का सिंबल है। वी वोल्ट मीटर का है और ये बल्ब का है। ये एरोस दिखा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन, करंट किधर फ्लो कर रही है। ये जैसा एमीटर है और ये हमारा स्विच और की, और ये हमारी बैटरी और सेल। इसे हम बैटरी भी कह सकते हैं वैसे, और जब और सेल भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। इस तरीके से हम अलग अलग सिंबल को लेकर के एक सर्किट में यूज होने वाले अप्लायंसेस को इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी होता है और लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो डायरेक्शन होती है करंट की इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की होती है। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसा हम देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से एरोस निकल रही हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। वहीं जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट की, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट होती हैं एक दूसरे से, दीज आर जस्ट अपोजिट टू वन अनदर। तो लिख लेते हैं इसे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। बैटरी जो होती है उसका वर्क होता है किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो कह सकते हैं बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन अ सर्किट। बैटरी जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन के रखती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। देयर इज नेसेसिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट फॉर द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा सेल है। यहाँ पर जो पॉजिटिव लाइन होती है वो थोड़ी लेंथ में बड़ी होती है और जो नेगेटिव होती है थोड़ी सी छोटी होती है, मोटी होती है। और करंट जो होता है फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ, अभी हमने जैसे बताया था एमीटर जो होता है सीरीज कनेक्शन में होता है और एक करंट मेजर करने के काम में आता है। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज and it is used to measure current। and voltmeter जो होता है पैरेलल कनेक्शन में होता है। voltmeter is in parallel connection and it is used to measure potential difference। और इसे हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है करंट मेजर करने के लिए एंड वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्टेड होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। नाउ ओम्स लॉ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, अगर सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर दी जाएं देन करंट फ्लोइंग in the circuit or in wire is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference in between directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential
difference in between 2 points, that is V is directly proportional to I। तो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, V is directly proportional to I। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं आर, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई आर के, जहाँ पे हमारा आर जो है वो है रेजिस्टेंस। आर इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस। आर जो है रेजिस्टेंस के बराबर है और आर की जो वैल्यू है वी अपॉन आई के बराबर होती है। जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें मिलता है स्ट्रेट इन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक, ओमिक सब्सटेंसेस। ओमिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। सब्सटेंस डेट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक सब्सटेंसेस। डेट ओबे द ओम्स लॉ। और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस जो होते हैं डेट डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। बी और आई का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट होता है एज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई। और वी अपॉन जो हमें ग्राफ होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है एट एनी पॉइंट। ओमिक रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका ग्राफ भी स्ट्रेट होता है, वहीं जो नॉन ओमिक होते हैं उनका ग्राफ कर्व होता है। देयर इज ए कर्व ग्राफ ऑफ वी एंड आई। वी आई ग्राफ जो होता है वो कर्व ग्राफ हमें मिलता है। ये स्ट्रेट ग्राफ है और ये कर्व ग्राफ है। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। अब तक हमने इस बारे में जानी रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन फेस्ड बाई द इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन फेस्ड बाई द इलेक्ट्रॉन when they flow इन द वायर। वो रेजिस्टेंस जो कि एक इलेक्ट्रॉन की तरफ फेस किया जाता है, रेजिस्टेंस या पोजीशन, जैसे हम फ्रिक्शन फेस करते हैं चलते समय, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जिस फ्रिक्शन को फेस करते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लोइंग इन वायर में फ्लो करते समय जो रेजिस्टेंस फेस करते हैं उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जिस तरीके से हम चलते समय फ्रिक्शन फेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करते समय रेजिस्टेंस को अपोज करते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो बाई ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, जो हमारा आई की वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी और इन्फिनिटी तक चली जाएगी, डेट इज नॉट डिफाइन। इसीलिए रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। Now move to next topic, that is type of substances। कौन कौन से तरीके के सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहले कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, डेट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स।
कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है या बहुत ही कम होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। सब्सटेंस दैट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है एंड इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एंड सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो होता है मिडिल में होता है। मिडिल में मीन टू से उनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। तो कह सकते हैं सब्सटेंस दैट हैज़ लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू इंसुलेटर एंड हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर्स आर सेड टू बी सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जो कंडक्टर होते हैं उनके एग्जांपल हमारी जितनी मेटल्स होती हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, एंड मैनी ऑफ द मेटल्स, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर्स में बोर्ड, चॉक, प्लास्टिक पेन,